तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड या सबसे बड़ा समापवर्तक समअपवर्तक। अब और हम इसके बाद एलसीएम निकालना सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। लेस है, लेस है को इसको अगर हम पूरा ये संक्षिप्त रूप है, लेस है को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तक आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो नए शब्द, जिस प्रकार आपने महत्तम समापवर्तक का आपने देखा था कि उसमें एक नया जो शब्द आया था महत्तम के अंदर, वो आया था अपवर्तक, और लघुत्तम में आया है अपवर्त्य। तो अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या फर्क है, पहले हम ये समझते हैं कि अपवर्तक का मैंने आपको बता दिया था। अपवर्तक का मतलब होता है किसी भी संख्या के गुणनखंड। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 है, तो 12 के अपवर्तक आपको बताया कि 12 के अपवर्तक या 12 के गुणनखंड एक ही बात है। 12 के गुणनखंड हमने क्या क्या निकाले थे या क्या क्या 12 के गुणनखंड होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और आपका 12 होता है। अब 12 के अपवर्त्य, 12 के अपवर्त्य, तो अपवर्तक और अपवर्त्य में जब तक आपको फर्क का पता नहीं होगा तो उस समय तक आपको ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ ही नहीं सकता। और एक बार आपने मतलब मेरे लेक्चर की जो वीडियो लेंथ है वो लंबी थोड़ी जरूर है, वो इसलिए कि मैं हर एक चीज़ को विस्तार से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे तो आपको सारी जिंदगी जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो कभी नहीं होगा। तो एलसीएम के बारे में जानने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर्तक की जानकारी होनी जरूरी है। अपवर्तक की जानकारी अच्छे से आपको होगी कि गुणनखंड को कहते हैं। अब अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य कहते हैं गुणज को। गुणज का मतलब पहाड़ा। तो 12 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। एक 12 खुद हो गया, 12 के बाद 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नवे 108, 12 दाए 120। इसका मतलब 12 के गुणनखंड या अपवर्तक तो हो गए हमारे 1 2 3 4 6 और 12, और 12 के अपवर्त्य या गुणज हो गए हमारे पास 12 का पहाड़ा। और आप ये मत समझना कि 12 का पहाड़ा या 12 के गुणज 120 तक ही है। आमतौर पर बच्चों में एक कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं या आपसे पूछूं कि 12 का पहाड़ा सुनाओ या 12 का पहाड़ा कहाँ तक होता है, तो बच्चे कहते हैं जी 120 तक ही होता है। यानी 10 पर जाके वो चुप हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि 12 का पहाड़ा कोई 10 तक के, किसी भी संख्या का पहाड़ा 10 तक नहीं होता, वो 10 से आगे भी एग्जिस्ट करता है, 10 से आगे भी होता है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 2 के पहाड़े 20 पर आपने बंद नहीं होना। 2 के 20 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 24 आ जाता है, 24 के बाद 26। यानी पहाड़ा जो है, इस प्रकार प्राकृत संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का या पूर्णांकों का कोई अंत नहीं होता। इसी प्रकार पहाड़े भी अनंत ही होते हैं। तो किसी भी संख्या के अपवर्त्य या गुणज जो है वो अनंत होते हैं।
यानी 120 से अगर आप 12 का पढ़ा के चलोगे 132 आ जाएगा। 132 में फिर 12 जोड़ो और फिर उसमें 12 जोड़ो तो वो 12 के पढ़े में आते हैं। तो इसका मतलब 12 के अपवर्तक तो हो गए उसके गुणनखंड और 12 के अपवर्त्य हो गए उसके गुणज। अब हम दो संख्याएं लेते हैं, एक तो मैंने 12 ले ली और एक आप 18 ले लो। 18 के अपवर्त्य 18 के अपवर्त्य कौन कौन से हो गए? 18 का पढ़ा सभी बच्चों को आता होगा। 18 को 18, 18 को 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 और 18 सात 126 और 18 8 144, 18 9 162, 18 9 180। तो आप देख रहे हो कि 12 के अपवर्त्य तो हो गए हमारे ये 12 का पढ़ा और 18 के अपवर्त्य हो गए या 12 या इनके गुणित हो गए 18 का पढ़ा। अब हमें लघुत्तम समापवर्त्य में निकालना क्या था? लघुत्तम जैसे मैंने आपको बताया था कि महत्तम का मतलब सबसे बड़ा होता है, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा। और समापवर्त्य का मतलब होता है जिस प्रकार समवर्तक समापवर्तक शब्द सम और अपवर्तक से मिलकर बनाता है, इसी प्रकार समापवर्त्य जो है वो सम जमा में अपवर्त्य से मिलकर बना है। बस ये फर्क आप समझ में अगर आपको आ गया कि अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या फर्क होता है तो आप सारी जिंदगी एचसीएफ और एलसीएम निकालने में गलती नहीं करोगे। अब इसमें 12 और 18 के हम जो है हमने अपवर्त्य निकाल लिए, हमने गुणज निकाल लिए इनके। अब इनके समापवर्त्य निकालते हैं 12 व 18 के समापवर्त्य। यानी कि इनके सार्वगुणज। सार्वगुणज एक आपकी किताब के अंदर एक सार्वगुणज शब्द भी होगा, इसमें शायद लिखा होगा। सार्वगुणज का मतलब होता है सार्व का मतलब सम और गुणज का मतलब अपवर्त्य या कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इनमें क्या क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल इनके क्या है? 12 और 18 में जो मतलब साझा है जो कॉमन है, देखो आप 12 के पढ़े में भी आता है, 18 के पढ़े में भी आता है। ये देखो 36, 36 के बाद 72, 72 के बाद आपका 72 के बाद 108, 108 के बाद जो आएगा वो उसमें आपको 36 और जोड़ना पड़ेगा, फिर आएगा। तो इसका मतलब इनके समापवर्त्य या सार्वगुणज कौन कौन से हो गए? सबसे पहला आपका हो गया 36, 36 के बाद में 72 और 72 के बाद में आपका 108 और 108 के बाद में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने ये ऐसे डॉटेड डॉटेड लगाना है। तो इसका मतलब है कि 108 के बाद भी इनके समापवर्त्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 108 तक के इनके, इसका मतलब है 108 से आगे भी इनके समापवर्त्य होंगे। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था इनका लघुत्तम समापवर्त्य। तो लेस है इनका क्या आएगा? लेस है, यानी कि एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है? देखो समापवर्त्य में सबसे छोटा कौन सा है? 36। तो इसका मतलब इनका आंसर कितना आ गया? 36। इसका मतलब 12 और 18 जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। यानी कि 36 ही वो सबसे बड़ी
संख्या है जिसमें 12 और 18 का दोनों का पूरा पूरा भाग हो सकता है। सॉरी मैं बोलने में गलती कर गया। यानी 36 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 और 18 का भाग हो सकता है। बाकी जो संख्या है वो सारी 36 से बड़ी होगी, 36 से छोटी नहीं होगी। एक सबसे बड़ी बात और आपने क्या ध्यान रखनी है कि जब आपने लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लिया कि नहीं, दो संख्याओं का एक निकाल लिया तो आपने दूसरा निकालना है तो वो उसका पहाड़ा ही होगा। यानी 36 के बाद में 36 का पहाड़ा ही लिखो आप, वही आएगा। यानी 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 108। और इसी प्रकार 36 को 4 से गुणा कर दो, 36 को 5 से कर दो, ये इनके समापवर्त्य हो जाएंगे। तो एक चीज आपने देखी होगी कि समापवर्त्य और समापवर्तक में क्या फर्क होता है, अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या फर्क होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। अपवर्तक जो है वो किसी भी संख्या के अपवर्तक गुणनखंड कहते हैं अपवर्तक को। किसी भी संख्या के गुणनखंड जो है वो सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। और जो अपवर्त्य होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी उनका कोई अंत नहीं होता, गुणजों का वो असीमित होते हैं। ये इनमें दोनों में सबसे बड़ा फर्क होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक आमतौर पर बच्चे क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सर 12 और 18 का आपने महत्तम समापवर्तक बताया, तो आपने देखा होगा कि 12 व 18 का जो मैस है वो अगर आप निकालोगे 12 और 18 का, 12 और 18 का मैस है निकालोगे तो 12 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 और 12। 18 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 3 के बाद में 6 के बाद में 9 और 18। तो इसका मतलब इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 6 ही है। और बाकी इससे जो है वो क्या है, छोटे हैं। यानी 6 सबसे बड़ा अपवर्तक है किसका, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का में से आ गया हमारा 6 और 12 व 18 का लेस है। लेस है कितना है आपके पास है 36। अब बच्चे कंफ्यूजन में कैसे होते हैं, बच्चे कहते हैं जी ये तो आपने बताया कि मैस है, महत्तम का महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, और लघुत्तम होता है सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है, तो ये संख्या तो ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो यही फर्क मैंने आपको समझाने के लिए आपको मैंने इनका संधि विच्छेद करवाया था कि आप आगे जाके नहीं देखते भाई हमें पूछ क्या रखा है। महत्तम में हमें पूछा होता है कि महत्तम समापवर्तक, यानी दो संख्याओं का अपवर्तक, यानी सबसे बड़ा अपवर्तक दो संख्याओं में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है। तो इसमें आप देखोगे कि 12 और 18 के समापवर्तक तो हो गए, समापवर्तक क्या क्या हो गए, समान अपवर्तक या सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड भी कहते हैं इसको, सार्व गुणनखंड, सांझे गुणनखंड हो गए इनके। तो समापवर्तक क्या क्या है, 1 है, 2 है और आपका 3 है और 6 है, ठीक है। तो इनमें आपने देखा कि सिर्फ 12 और 18 के सिर्फ यही समापवर्तक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है 6। तो जैसे नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महत्तम का मतलब सबसे बड़ा और सह का मतलब समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक तो 6 ही है। 6 के अलावा
और कोई भी 12 और 18 का समान अपवर्तक नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है वो मैस है होता है, लेकिन होता लघुत्तम से छोटा है। लैस से छोटा होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लैस है क्या है? लैस है लघुत्तम समापवर्त्य, समान अपवर्त्य, यानी उसका वो तो उसका गुणज है और ये इसका गुणनखंड है, बस यही फर्क है दोनों में। तो आप इसके नाम से मतलब आपने फेमिलियर होना भी। देखो ये महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। आप ये मत देखो भी ये संख्या तो महत्तम तो सबसे बड़ा लिख रखा है, ये सबसे छोटा लिख रखा है। जब इनका उत्तर जो है उल्टा आता है तो आपने आगे भी देखना है भी महत्तम के साथ जो शब्द होता है वो समापवर्तक जुड़ा होता है और लघुत्तम के साथ समापवर्त्य जुड़ा होता है। कहते हैं कि 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से अगर आप एलसीएम निकालो तो कैसे निकलेगा? तो तरीका वही है जिस प्रकार आपने 18 और 60 का हमने पीछे जो है वो अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ निकाला था। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि तो वही है। पहले 12 के आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए, फिर 18 के बना लीजिए। तो 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गए आपके? अभाज्य गुणनखंड या हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद 18 के हो गए 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 1। 18 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपने अगर 12 और 18 का मैसे निकालना होता तो हम क्या करते थे? हमने जो दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, उनके हम पेयरिंग करते थे। पेयरिंग इसमें करनी है, कोई अलग से कुछ नहीं करना आपने। यानी 2 भी दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा इनके साथ नहीं बन रहा, किसी के साथ नीचे वाले 3 का साथ भी नहीं बन रहा। तो अब आपने अगर इनका एचसीएफ निकालना होता, यानी 12 और 18 का अगर एचसीएफ आपको निकालना होता तो फिर कितना आता? एचसीएफ कितना आता आपका? देखो 2 गुणा 3 कितना आता? 6। लेकिन 12 और 18 अगर आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम या लैस है निकालना हो तो आपने क्या करना है? काम आपने वही करना है जो आप एचसीएफ में करते थे, कुछ काम। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एचसीएफ के दोनों में कॉमन आपने प्राइम फैक्टर आ गए उनको एक बार लिख लो 2 गुणा 3। उसके बाद जो बच गए उनको फिर दोबारा लिख दो। दोबारा कैसे? इस 2 के जोड़े में से हमने 1-2 बार ले लिया, इस 3 के जोड़े में से हमने 3 बार ले लिया। उसके बाद ऊपर वाले जो 12 के अभाज्य गुणनखंडन है उनमें 2 शेष बच गया तो हमने 2 को यहाँ लिख लिया, और 18 के अभाज्य गुणनखंडन में से 3 शेष बच गया तो हमने 3 यहाँ लिख लिया। इसके बाद इन सब की आपस में गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो 2 और 3 की गुणा आपकी 6 होती है और 2 और 3 की भी 6 होती है, तो 6 गुणा 6 आपका 36 आ गया। ये लो, इसका मतलब आप किसी भी तरीके से करो, आप चाहे अपवर्त्य निकाल के करो या आप चाहे अभाज्य गुणनखंडन विधि से करो, उत्तर दोनों में ही आपका सेम आएगा। बस इसमें ये फायदा है, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी संख्या हो, अब 12 और 18 के पहाड़ों में आपको शायद कोई दिक्कत ना हो। 12 और 18 का पहाड़ा तो लगभग हर एक बच्चे को आता ही है, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए हमारे पास, मान लो 72 आ गया आपके पास, आपने 27 और 63 का आपने निकालना है, 27 और 63 का आपने एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो उसमें आपको एलसीएम में आप पहाड़ा 27 का पहाड़ा लिखोगे पहले, फिर 63 का लिखोगे, फिर दोनों में कॉमन आप निकालोगे, मतलब सार्वगुणज आप लिखोगे, समापवर्त्य निकालोगे, फिर उनमें मतलब कहने का ये है कि आपको ये बहुत लंबा पड़ेगा तरीका। ये तो मैंने आपको जो इसका शाब्दिक अर्थ समझाने के लिए आपको ये समझाया था कि गुणज विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किन्हीं 2 संख्याओं का
लघुत्तम समाप्रत्यय कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम निकालने की हमारे पास एक विधि और है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो आपकी अपप्रत्यय वाली विधि होगी कि आप 20 का और 25 का 30 का जो भी आपने जिसका भी एलसीएम निकालना है उनके आप अपप्रत्यय लिखो। उसके बाद दोनों दो या तीनों संख्याओं के समाप्रत्यय निकालो और उसके बाद लघुत्तम जो समाप्रत्यय है वो निकालो। और दूसरी विधि मैंने आपको बताई अभाज्य गुणनखंडन करके उनके प्राइम फैक्टर बना के भी आप जो है वो एलसीएम निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर में अलग अलग निकालते थे। अब ये तीसरी जो विधि है इनके अंदर हम क्या करते हैं कि बजाय आप अलग अलग निकालने के तीनों संख्याओं का, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि आप पहले 20 के अपप्रत्यय निकालो, उसके बाद 25 के अपप्रत्यय निकालो, उसके बाद 30 के अपप्रत्यय लिखो, उसके बाद तीनों के समाप्रत्यय निकालो और फिर लास्ट में जो है लघुत्तम समाप्रत्यय निकालो। दूसरी विधि मैंने आपको बताई कि 20, 25 व 30 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड बना के आपने करने, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें आपने क्या किया था कि अलग अलग आपको अलग अलग इनके फैक्टर बनाने होते हैं इस प्रकार से। तो जब हम अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अब इस तीसरी विधि में मैं आपको समझाऊंगा कि आप इकट्ठा इनका किस प्रकार एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। आपको अलग अलग इनका अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से तीनों संख्याओं को इकट्ठा लिखो, 3 या 4 जितनी भी संख्याएं हैं। और सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का इसमें भाग दो, यानी कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है हमारी। तो 2 होती है तो 2 का इसमें देखो आप 2 का अगर किसी भी एक संख्या में अगर भाग जाता है 2 का तो आपने इसमें 2 का भाग देना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 का भाग हमारे पास 20 में जा रहा है और 30 में जा रहा है, तो ठीक है आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से आप इसको विभाजित कर सकते हो। तो जिसमें 2 का भाग जाता है सिर्फ उसी में भाग देना है, जिसमें नहीं जाता उस संख्या को एज इट इज वैसे का वैसे आप जो है उसके नीचे लिख दो। अब हम करते हैं, जैसे 2 का हमने 20 में भाग दिया तो 10 आ गया हमारे पास। 2 का 25 में आपको पता है पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए हम 25 का 25 लिख देंगे। 2 का 30 में भाग देंगे तो ये 15 आ गया आपके पास। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर 2 का दोबारा फिर जाता है तो पहले 2 का ही दो। तब हम देख रहे हैं कि 2 का 10 में जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, कम से कम एक संख्या में जाना चाहिए। तो 2 का इसमें ये भाग जा रहा है तो 2 का इसमें भाग करेंगे तो ये 5 आ गया, 25 आ गया और 15 आ गया। इसके बाद 2 के बाद अगली नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 के बाद 3। तो 3 का देखो पहले, 3 का चेक करो कि किसी में जा रहा है क्या। 3 का हमने देखा कि 15 में 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 का देंगे। 3 का 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5 लिख दो। 25 में भी नहीं जा रहा तो 25 का 25 लिख दो। और 3 का 15 में जा रहा है तो भाग कर दो 15 में। 3 का 15 में भाग रहो, 3 5 15। इसके बाद हम देख रहे हैं कि नीचे हमारे पास ये 3 संख्या आ गई, 5, 25 और 15 5, 25 और 5। इनमें किसी भी संख्या में 3 का नहीं जा रहा। तो 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 5 होती है। तो 5 का आप इनमें भाग दो तो 5 का 5 में भाग देंगे 1 आएगा। 5 का 25 में दोगे तो 5 आ जाएगा। 5 का 5 में दोगे तो 1 आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा 1 आ गया ये तो, और ये 5 बच गया तो फिर 5 का जाएगा। 1 में देना नहीं आपने, 5 का 5 में दिया 1 और 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि हमें अलग अलग हमें नहीं अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़े, हमने इकट्ठे इनके बना दिए। तो
अब हमें ना तो इनके पेयर बनाने पड़ेंगे, अलग अलग जोड़े भी नहीं हमें बनाने पड़ेंगे, ये सीधा ही हमारा सीधी इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, 25 व 30 का लेस है बराबर क्या आ जाएगा, इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इनकी गुणा करके आप और आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। ये गुणा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने खुद करना है, खुद देखना है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बतानी, बच्चों के आमतौर पर ये कन्फ्यूजन रहता है कि एचसीएफ और एलसीएम की जब हम बात करते हैं, महत्तम और लघुत्तम, तो बच्चे कहते हैं जी महत्तम आपने बताया कि सबसे बड़ा या सबसे बड़ी संख्या, और लघुत्तम होता है सबसे छोटा। तो जब इनका उत्तर हम निकालते हैं तो ये बड़ा आता है, ये छोटा आता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है महत्तम, मतलब सबसे बड़ा। लेकिन इसके बाद आप देखो क्या शब्द लगा हुआ है, महत्तम के साथ शब्द लगा हुआ है समापवर्तक। क्या लगा हुआ है, समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा सम अपवर्तक। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, और लघुत्तम होता है सबसे छोटा समापवर्त्य। समापवर्त्य, तो आपने इनके अर्थ पर जाना है कि इसमें हमें निकालना था समापवर्त्य, इसमें हमें अपवर्त्य निकालना था, और इसमें हमें अपवर्तक निकालना होता है। तो अपवर्तक हमेशा उस संख्या के बराबर या उससे छोटा आएगा हमेशा, और लघुत्तम जो है वो हमेशा जो है वो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा आता है हमेशा। तो इसलिए ये आपने थोड़ा सा इनके अर्थ का ध्यान रखते हुए आपने ये देखना है भी महत्तम जो है वो नाम तो सबसे बड़ा है, लेकिन आएगी संख्या छोटी, लघुत्तम से छोटी आएगी, और लघुत्तम नाम इसका सबसे छोटा है लेकिन आएगा बड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों टॉपिक आप घर पे बैठ के आराम से इस वीडियो को 2-3 बार, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, वो बार बार अच्छे तरीके से आपने करना है। और अब जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को भी आपने अपनी फेयर कॉपी में उतार के अच्छी तरीके से आपने खुद वो सारे के सारे सम करोगे, तो आपको ये सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, मैथ्स है और लेस है निकालने के। अगर आप इतने सवाल कर लेते हो या इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छे तरीके से, जो भी मैंने आपको विधियाँ बताई है, एक तो आपको मैथ्स से निकालने की विधि मैंने बताई थी कि अपवर्तक निकाल के उनके फिर समापवर्तक निकालने थे, और इसी प्रकार लय से निकालने की आपको विधि मैंने बताया कि अपवर्त्य लिख के उनके दोनों या तीनों संख्याओं के पहाड़े लिखे और आपने लय से निकालना था। और उसके बाद जो मैंने दोनों की एक आपको कॉमन विधि बताई है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उस अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मैं से और लय से निकालने हैं आपने, और वही विधि सबसे ज़्यादा कारगर है। और उसी विधि से आपने अपनी कक्षा में और भी जो सवाल आएंगे इनसे संबंधित वो आपने सारे सवाल करने हैं। और लय से निकालने की मैंने आपको विधियाँ बताई है। लय से निकालने की 3 विधियाँ होगी आपकी, एक तो अपवर्त्य वाली विधि होगी, और दूसरी आपकी अभाज्य गुणनखंडन वाली होगी, और तीसरी तीनों संख्याओं को इकट्ठा लिख के हम किस प्रकार इनका लघुत्तम निकाल सकते हैं बजाय अलग अलग करने के। तो इन विधियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।